बहुत अफसोस है कि संविधान दिवस पर बोले और संभल पर कुछ नहीं बोला। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, माइनॉरिटीज के अधिकार पे कुछ नहीं बोला और मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जो हमारे जनता के, उन्होंने वी द पीपल कहा, लेकिन हम भारत के लोग और भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं भी एड्रेस। ये जो भी सार्वजनिक जगह है, नाली है, नाला है या सड़क है, उस पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि इससे पहले चंदौसी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है 2 महीने से। तो क्योंकि मास्टर प्लान का कार्य यहाँ भी गतिमान है, तो उसी क्रम में ये ड्राइव चलाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा भी हाँ, वो भी चलाया जा रहा है सब। तो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर रहे हैं। अभी पता चला है कि मेरा नाम आ गया है लिस्ट में और 4 बजे शपथ विधि के लिए बुलाया है, तो 4 बजे हम लोग ओथ ले लेंगे। नहीं, हमेशा हमारे सरकार ने महिलाओं को सम्मान किया है। आप जैसे भी देखते हैं कि लाडली बहन से पूरे समाज में आज महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है। और यहाँ पूरी लिस्ट में भी आप देखेंगे कि 3 महिलाओं के नाम है, तो सरकार बहुत महिलाओं को प्रमोट कर रही है, ऐसा ही मुझे लगता है। आखिरी सवाल, किस विभाग की अपेक्षा है, क्या कुछ अपेक्षा जताई गई है सरकार से या जो पार्टी के नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व? जो पार्टी के नेतृत्व जो भी जवाबदारी देंगे हम संभालेंगे, जो भी जिम्मेदारी है। जा रहा है तीनों दल, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी के मंत्री यहाँ नागपुर में वोट देंगे और ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र के जनहित में काम करेंगे। इतिहास बनने जा रहा है आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। नेता मान लो, बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है। हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर है। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। कल संभू बॉर्डर पे किसान पैदल मार्च जा रहे थे दिल्ली की ओर। पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस गोले छोड़े गए, रबर बुलेट मारे गए किसानों के ऊपर, 17 किसान घायल हुए हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक इमरजेंसी जैसे हालात पे चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना कहने से क्या, ना तो डलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं,
वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कल किसानों का एक डिमांड ये भी था कि संसद में हमारी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में ये बात कहा कि किसानों का सुना नहीं जा रहा है, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, उसे लाठियां और आंसू गैस के गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं और जो बेनिफिट्स है वो किसी कॉर्पोरेट घरानों को मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने इस बात को संसद में उठाया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं उठाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम आ गया है। सिर्फ अभी हमारी आवाज उठाने से लोग सुनने वाले नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जो चाहे गृह मंत्री जो, हर कोई सुन रहा है लेकिन काने बंद कर लेते हैं जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। अभी हाई टाइम आ गया है कि मैदान में सबको उतरना चाहिए एक साथ मिलके। विपक्ष हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग से जितने भी लोग हैं, सबको एक क्रांति के रूप में इस देश में, अगर इस देश के आने वाली अगर नस्ल को बचाना है, फसल को अगर बचाना है, दलेवाल जी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर बचाना है, उनका हाथ अगर हमारे सिर पे रखना है, तो अभी इससे हाई टाइम आ नहीं सकता है कि उनके साथ में खड़े होने का, उनको दिखाने का कि हाँ हम सब एक हैं, एक ताकत के साथ में हम अपना हक लेके रहेंगे। आप इधर आ जाओ, मैं उनका कर लूंगा। शंकर मड़का में। शंकर, आप नक्सलवाद कब आपने ज्वाइन किया था? मेरे को 2007 से ज्वाइन किया। जी जी। और छोड़ा कब? मैं 2022-23 बीच में। 22-23 में। जी जी। अच्छा, आपको कोई कैडर मिला हुआ था उसमें कुछ कि आपको ये पद मिला था? मतलब मैं पहले सीएम सदस्य था सर। सीएम सदस्य? सेंद्रा नाम मेरे को डाले थे, तो पहले सीएम सदस्य करते करते बाद में सीएम सदस्य से मेरे को वहाँ से ट्रांसफ़र करके एमआई में ले गए। एमआई में जाके एमआई से बाद में एमआई इंचार्ज ख़त्म हो गया, पुलिस लोग मारे। ख़त्म होने के बाद उस जगह में मैं एमआई इंचार्ज था, एरिया इंचार्ज राइनू, वो मेरे को लगाया। तो उसके बाद मैं एमआई इंचार्ज 2008 तक किए थे। 2019 से 2024 तक मिल्सा कंपनी इंचार्ज था सर। हाँ, मैं मेतुल्तान अंतर्गत एसटीएफ वालों को मारे थे, उसका हथियार दो बंदूक लूट करके ले गए। हम लोग 12-13 लोग था, उन लोग बाज़ार में आना जाना करते थे, उसको बीच रोड में हम उस करके हम लोग पोजीशन से मारे थे। 2 लोग वही गिर गए थे, राउंड 2 ग्रेनेड, उसके बाद बंदूक लेके गए। हम लोग 2017 में ये दंतेवाड़ा का आगे बैलाडीला जिंदाल मेटल कंपनी, तो उसको कम से कम 300 मशीन को भी जलाया। वो जिंदाल मिशन मशीन बड़ा सरकार लगाते हैं ना, बड़ा कंपनी कारखाना, उसको लूटपाट किया। हम लोग कम से कम 100 लोग थे, हमारा कंपनी था एरिया में, बहरमगढ़ एरिया में। तो उसके बाद इधर उधर फोर्स जुगाड़ करके उसको जला दिए। वहाँ उन लोग मजदूर लोग काम करते थे। पहले की लाइफ में आपकी लाइफ में कितना अंतर आया? अभी मतलब उस समय जनता न सरकार था सर, उसमें पुलिस लोग जाने से बहुत दिक्कत पड़ता है। मेरतुल थाना है, इधर आने से बांची दंतेवाड़ा, उधर जाने से बीजापुर गंगौर, बीच में तो उसमें पुलिस लोग आने से दिक्कत नहीं है। ये सब करने के लिए आप लोगों को क्या बोला जाता था? तो उसको आपको क्या लगता है वो ठीक था करना? नहीं, जनता न सरकार में था तो उन लोग पार्टी माओवादी लोग तो हाँ वो सिखाते हैं, तो वो बोलता था तो करना ही पड़ेगा। हम लोग भी जमीन है, घर है, हम लोग वही रहने वाला। उस समय वहाँ सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, मजबूरी में आप लोग ना मजबूरी में करना है क्या। हर घर में आदमी को संगम में रहना है, छोटे बच्चे लोग बालल संग, बड़े केएमएस में, महिला लोग केएमएस में रहते हैं, आदमी लोग तो सियान का कानून आने लगे, अलग अलग काम। तो जनता न सरकार बोलने से उसमें पुलिस नहीं, सिर्फ फोर्स ही रवाना घूमते रहता है, किधर से फोर्स घुसेगा किधर से नहीं घुसेगा माओवादी। अब कितना अंतर आया? अभी तो यहाँ आए हैं साहब, अभी अधिकारी लोग के साथ घूम रहे हो। अब ठीक लग रहा है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। तो यहाँ एसपी का साथ मिल रहे हूँ, आज नहीं तो कल तो मंत्री का साथ भी मिल सकता है। आज मंत्री जी मिल रहे हैं? हाँ, अभी मिल रहे हैं। जो होम मिनिस्टर है आज जी मिल रहे हैं? जी। हाँ, तो अपनी क्या बात कहना चाहेंगे उनसे? उनसे मैं पहले गलत में है साहब, अभी ठीक में आए हूँ, नौकरी कर रहा हूँ,
थोड़ा मेरा नया जिंदगी आ गया बोल के। नौकरी कौन दिया है? एसपी दिया है सर, एसपी साहब, हाँ, बीजापुर। आप लोग अब मदद कर रहे हैं, सरकार की, पुलिस की मदद कर रहे हैं हाँ नक्सलवाद खत्म करने में। हाँ जी। देखिए, आंदोलन की जो मांगे हैं वो तो हमारी कॉमन ही है, और जो आंदोलन है सिस्टमेटिकली ठीक चल रहा है। 2-3 चीजें होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, या फिर आदमी होता है कोर्ट में जाए, कोर्ट सुन ले। 2014 में हम कोर्ट में गए थे एमएसपी के लिए, अभी तक केस चल रहा है, 150 तरीके पड़ चुकी हैं, कोई फैसला ही नहीं सुनाते। तो एक मजबूर से ये हो जाते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। आज के टाइम में हताश है, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन से कोई सुनता नहीं, और फिर दूसरी तरह का आंदोलन करते हैं, फिर ये उग्रवादी बताना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और समस्या सॉल्व करनी चाहिए, मामला निपटाना चाहिए। क्या आपके संगठन और आपका इस आंदोलन को सपोर्ट है आगे से? देखिए, अभी हम आए हैं, अभी बातचीत करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने लोग पिछले आंदोलन में जितने संगठन शामिल थे, अगर वो सारे संगठन किसी तरह से शामिल हो जाएं, तो एक वजन बन सकता है और सरकार डर सकती है, सरकार दब सकती है। पिछले बार में भी आप देखें 12.5 महीने में सरकार जाके मानी थी, जबकि सारे देश के किसान संगठन उसमें जुड़ गए थे। तो अब भी उस तरह से जोड़ने की जरूरत है, उसका एक प्रयास करेंगे। शंभू बॉर्डर पे तीसरा जत्था किसानों का गया कल दिल्ली की ओर। 179 थे, उनके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़े गए, 17 किसान घायल हैं, क्या कहेंगे उसके आप? देखिए, सरकार पहले तो ये बोलती थी कि हाँ किसान चले जाएं, अपने ट्रैक्टर के अलावा किसी चीज में भी चले जाएं। अब जाते हैं, ये जबरदस्ती एक तरह से है, और सरकारें जो है वो जबरदस्ती करती हैं। अगर उनको आगे कमजोर नजर आए, अगर उनको ये नजर आए कि सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और अब सरकार तो पास में चुनाव नहीं है, इसलिए भी सरकार बेफिक्री है कि अब तो कोई हमें चिंता नहीं है, वोट का तो हमारा नुकसान होगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक पूरे देश में आंदोलन नहीं हो पाया। अगर पूरे देश में आंदोलन होता, अब तो अकेले पंजाब में है ना, तो उसका वजन और ज्यादा बनता। राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से बाहर आकर, जो सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, और 2025 के वर्ष में देश के कोने कोने में जाके क्रिकेट खेलेंगे, टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। और ये जो स्टिग्मा है कि मुझे टीबी है तो बताना नहीं, अरे भाई इसका इलाज है, सरकार मुफ्त में दवाई देती है, 1000 रुपया महीने का देती है, और 38% मृत्यु दर इसमें हमने कम की है, 18% नए केसेस में कमी आई है। लेकिन अभी फासला बहुत बड़ा है, अभी और मेहनत करनी है। इसलिए सभी सांसदों ने तय किया है कि हम जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करके टीबी मुक्त भारत करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। पार्लियामेंट में फिर एक बार सब लोग मिलेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो बात चल रही है उसको टेबल किया जा सकता है, ऐसा सेंटर की तरफ से ऑन सोर्सेज चैनल पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल आने दीजिए जो राष्ट्र हित में है। वन नेशन वन टैक्स हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड हो, ऐसे वन नेशन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग समर्थन किया है, और एक कानून पूरे देश भर में लागू हो तो धारा 370-35 से हटाने का काम भी किया। इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है, जैसा पहले भारत में एक ही समय विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते थे, अब वो करने का समय आ गया। एक आखिरी सवाल सर, 11 जो प्लेजेस पीएम मोदी ने दिए, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश यादव सब लोग उसे जुमला बता रहे हैं, फेक प्रॉमिसेस बता रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं। मोदी जी ने देश के नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों सबको कहा है कि हमें संकल्प लेने हैं, हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना है। हम अपने हक की मांग तो करते हैं, कर्तव्य निभाने से लोग पीछे क्यों भागते हैं? तो कर्तव्य निष्ठा लानी बहुत आवश्यक है। बोलिए, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में सूचना दीजिए। आज हमारे उड़ीसा की नॉन गेजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उड़ीसा में फॉरेस्ट और प्लांटेशन की कवरेज लगभग 36% है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
मिशन लाइफ के बारे में आह्वान दिया है, एक पेड़ मां की नाम पे लगाने की भी आह्वान दिया है। इसको आगे एक जन आंदोलन के रूप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सारे स्टेक होल्डर कैसे मिलकर काम करे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और हमारी उड़ीसा की अर्थनीति का एक प्रमुख केंद्र उड़ीसा की जंगल है। उस जंगल आधारित अर्थनीति को आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें पर्यटन बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी, कार्बन क्रेडिट की बात आएगी। ये सारे में जंगल हमारे जीवन के एक प्रमुख अंश रहेगा। चीजें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर कही, एक तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग थी, जो सरकारें आई उनको वो लागू करना था। इसका मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कमिटमेंट दिया है लोकसभा में कि हर हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां लागू होगा। इस देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर के नागरिक माने जाएंगे। दूसरी जो कमिटमेंट उन्होंने दी है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में धर्म के आधार पर जो आप रिजर्वेशन देते हो, जिसके कारण कि धर्मांतरण होता है, किसी कीमत पर, खासकर मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात चल रही है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, SC, ST और OBC ये 3 लोगों का जो हक है, जो आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, वो किसी कीमत पर हम नहीं होने देंगे और वो नहीं जाएगा। सर, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट है, वन नेशन वन पोल को लेकर सर बिल टेबल हो गया, कल से उम्मीद की बहस भी होगी उस पर, क्या कहेंगे आप? ये होना चाहिए? इससे बड़ा आइडिया तो कोई दे ही नहीं सकता था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। इसमें कितनी पैसों की बचत होगी, देश में जो एक हमेशा आप समझिए कहीं न कहीं किसी राज्य में चुनाव होते रहता है, देश का चुनाव अलग होता है, राज्य का चुनाव अलग होता है, सालों भर जो है आपको चुनाव दिखता हुआ नजर आता है। जो राज्यसभा में सिस्टम पहले से मौजूद था कि उतने ही टर्म के लिए लोग जीत कराएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई और उसने जो रिपोर्ट दी, अब बिल वो टेबल होगा और इस पर सारे देश में चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा आइडिया इस शताब्दी का, मतलब जो 21वीं शताब्दी है, उससे बड़ा कोई आइडिया नहीं हो सकता। और ये जो सांसदों ने जो संदेश दिया है वो बहुत बड़ा है। जी सर, आम आदमी पार्टी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। केजरीवाल जो है न्यू दिल्ली से ही लड़ेंगे, RBC भी अपनी जगह से लड़ रही है। कैसे देखते हैं, कितना इम्पैक्ट करेंगी सारी लिस्ट के फाइनल? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिस्ट जारी करें फिर बाद में बदलेंगे, ये उनकी रणनीति है। लेकिन अब कोई भी दिल्ली का व्यक्ति आम आदमी पार्टी के सदस्य को जिताने नहीं जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सांसों पे आपातकाल लगा दिया है, पानी ऐसा दिया कैंसर होने लगा। अब ये कितनी भी लिस्ट बनाए, लोग नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन देंगे। सर, पीएम मोदी ने 11 प्लेजेस कर लिए पार्लियामेंट में डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पे जब स्पीच चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं फेक है और कुछ नया नहीं बोला है, फेक जुमले हैं इस तरह। देखो, उन्होंने कहा हम हर हाल में अपने कर्तव्य के पथ पे चलेंगे। अब इनको कर्तव्य के पथ पे चलना ही नहीं है तो ये उसको तो उसका मजाक ही उड़ाएंगे। मगर अब ये क्या कर्तव्य पथ का मजाक उड़ाएंगे, ये देश उनका मजाक उड़ाएगा। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी। मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। वो क्या था संशोधन, मैं बता रहा हूं, हिज इकोनॉमिकल विद फैक्ट्स, पूरे तथ्य नहीं रखे। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं SC ST के लिए, तो राइट टू इक्वालिटी में वो प्रोविजन चेंज किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। मतलब आपको थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस वक्त के हालात के मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए।
मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब तब हमें निराशा हाथ लगती है। आगे का एजेंडा उन्होंने साफ रखा कि अंबेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी, इसीलिए तो मोदी सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हमारे आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे उन हालातों के मद्देनजर एक ट्रस्ट की कमी थी, एक म्यूचुअल जो एक होना चाहिए समुदायों के बीच में पूरे देश में जो वो था। और प्रधानमंत्री जी, मैं फिर कहता हूं कि तथ्यों को संकीर्ण दायरे में देखते हैं। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उससे पहले है आर्टिकल 39 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर के। प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों चुप होते हैं? क्यों? इसलिए कि उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी सरकार बनवाने में, दूसरों की गिरवाने में। तो अगर 44 तक पहुंचना चाहते हैं तो 39 रास्ते में पड़ता है। आर्टिकल 39 क्लॉज सी प्रधानमंत्री जी गौर से देखिए, वो कहता क्या है? आय की भयावह असमानता है, उस पर एक नजर होनी चाहिए। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। तो अभी तक किनकी सरकार थी भाई, बताए ना? 90 का पूरा दशक याद कर ले, इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो उनको याद नहीं आई, उस वक्त तो ना उनको माई याद आई ना बहन याद आई। उस वक्त तो इनको सिर्फ अपना माई समीकरण याद आता था, जिसमें जातीयता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग लोगों को बांटने का काम करते थे। और जिन माई बहन की ये लोग बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मेरे ही परिवार में मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तो ये लोग उनको सम्मान निधि देने की बात करते हैं, जिनको मौखिक सम्मान देना तो दूर, गाली गलोच ये लोग करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है और ये उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया, एनडीए की सरकारों के द्वारा किया गया। बिहार की जनता जानती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। आज इनको हर कदम पर इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं वो दर्जा याद आया था जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इनके मंत्री थे? क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी से मांग की? 10 साल तक ये लोग थे ना उस सरकार के साथ, केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने मांग की? और क्यों नहीं इन्होंने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो विपक्ष में जाएंगे तो इनकी भाषा बदलती है, सत्ता पक्ष में आएंगे तो इनकी बोली बदल जाती है। और इनका यही चरित्र जो है ये बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए इन पर अब विश्वास नहीं है। जो गलतियां कांग्रेस करती आई है उसका प्रायश्चित करके संभवतः जनता के बीच अपना विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, उसको पुनः हासिल ये लोग कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार सदन के पटल पर इतिहास की वो सच्चाई दोहराने का काम किया है जिससे हमेशा से इन्होंने मुंह फेरने का काम किया। ये लोग मुझे बताएं ना, जो दुहाई देते रहते हैं आरक्षण की, संविधान की, पूरा लोकसभा का चुनाव उसी पे इन लोगों ने लड़ा कि नहीं लड़ा? उस चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण संविधान बोलते रहे, क्या सन 75 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या नहीं की गई थी? संविधान का अगर सही मायनों में कोई काला अध्याय है तो वो सन 75 का आपातकाल है कि नहीं? ये लोग बताएं ना कि क्या नेहरू जी की जो सोच आरक्षण को लेकर थी, जो पत्र उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा, क्या वो सोच उनकी नहीं थी? झुठलाएं, इन मेरिट्स पे चर्चा करें ना। प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में जो जो बातें बोलते हैं उन बातों को बोलें कि नहीं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इडियट्स कह के राजीव गांधी जी ने संबोधित किया था उन लोगों को जो कि आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्या ये बात गलत है? इन सारी बातों का इन्हीं की पार्टी के तीनों प्रधानमंत्रियों का ये जिक्र हो रहा है।
इंदिरा जी का हो रहा है, राजीव गांधी जी का हो रहा है, नेहरू जी का हो रहा है, इन सारी बातों को झुटलाएं। हकीकत है कि कांग्रेस एक अपने ही हवा महल में रह रही है, जहां पे इनको लग रहा है कि जो ये कहते हैं वही सत्य है, जबकि इतिहास को अगर पलट के देखा जाए तो जो गलतियां कांग्रेस ने की है, तभी कांग्रेस जैसी पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी का आज ये हर्ष हो गया है कि वो 150 सीटें नहीं जीत पा रही है। जब तक ये लोग अपनी इस गलती को समझेंगे नहीं, कांग्रेस का रिवाइवल, अब तो सर्वाइवल ही मुश्किल है तो रिवाइवल तो क्या ही होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुई थी तो एक साथ इलेक्शन चलते थे, लेकिन ये क्रम टूटा और ये क्रम अगर किसी ने तोड़ा तो धारा 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिससे निश्चित समय के अलावा इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये शुरुआती दौर से वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक साथ ही होता था और मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके देश हित में उन्होंने ये फैसला किया है। इलेक्शन रोज रोज होने से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आचार संहिता लगती है और विकास के काम प्रभावित होते हैं और पूरी मशीनरी जो है साल की साल चुनाव में व्यस्त रहती है। और कई जगह पर तो ऐसे देखा गया कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, तो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार आचार संहिता लग जाती है, न लोगों के भुगतान हो पाते हैं, न लोगों के कोई काम हो पाते हैं। ये तो पास होगा। दूसरा सवाल ये, संभल में करीब 50 साल से बंद मंदिर जिला प्रशासन ने खोल दिया। बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। तीसरा सवाल है, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुझे जानकारी नहीं है।